हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो देखिए, जनसंख्या संगठन के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा और उसका आपको अनुमान लगाना है उसमें क्या कुछ आप देख रहे हैं। तो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए और आप इसको अंदर ये भी देखिए ध्यान से कि महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, इन सब चीज़ों को बच्चों ध्यान से देखिए आप। और ये जो सारा का सारा जो आपको समूह दिखाई दे रहा है, ये ही क्या कहलाता है? जनसंख्या का संगठन कहलाता है। इसमें आप देख रहे होंगे, आपके सामने बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद महिला दिखाई दे रही होगी, उसके बाद आप देखेंगे पुरुष दिखाई दे रहा होगा, बच्चों, और आपको एक बालक भी दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से अलग अलग आयु वर्ग के लोग भी दिखाए गए हैं। और इसके अलावा देखिए, हम यहाँ लिंग अनुपात भी देखते हैं, महिला और पुरुष को भी देख रहे हैं। और भी बच्चों देखो, हम यहाँ पर व्यवसाय को भी देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश दोनों के व्यवसायों में क्या पाया जाता है बच्चों? अंतर पाया जाता है। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पर इनके साक्षर और निरक्षरता का भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए, हम यहाँ पर विभिन्न आयु वर्ग का भी अध्ययन करते हैं। तो तैयार हो जाइए बच्चों आज का चैप्टर पढ़ने के लिए। और हमारे चैप्टर की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो होती है जनसंख्या संगठन। तो देखिए, किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। तो कहने का मतलब है, कैसे लोग रहते हैं? विविध प्रकार के लोग, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया था बच्चों। और उसके बाद देखिए, लोगों को आयु का मतलब क्या है बच्चों? उम्र। लिंग, और लिंग का मतलब होता है महिला और पुरुष, तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जाता है। उनका निवास स्थान की यदि बच्चों हम बात करें रहने का, कि वो ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं या शहरी परिवेश में निवास करते हैं। इस तरह से देखिए बच्चों, जैसे व्यवसाय और व्यवसायों का वर्गीकरण किया गया, कई प्रकार के व्यवसाय बताए गए हैं बच्चों, जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय, जो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए, शिक्षा यानी साक्षरता, और फिर बच्चों आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब बच्चों ये होता है औसत आयु। तो यानी अलग अलग देश में, या हम कहें अलग अलग परिवेश में, या अलग अलग महाद्वीपों के अंदर देखिए जीवन प्रत्याशा कैसी पाई जाती है? अलग अलग पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इन सारी चीज़ों का क्रम से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या संगठन के अंदर देखिए, हम पढ़ते हैं लिंग संगठन। किसको पढ़ेंगे बच्चों? लिंग संगठन। और ये याद रखना, इसका मतलब होता है महिला, और दूसरा क्या होता है? पुरुष। ठीक है बच्चों, इन दोनों का अनुपात देखेंगे। कहीं पर महिलाओं की संख्या अधिक है तो कहीं पर पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। और कई ऐसे भी स्थान हैं जहां पर इन दोनों की संख्याएं कैसी पाई जाती हैं? लगभग समान पाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिंग देखिए, यहां पर हम उसकी बात करेंगे संगठन की, जिसे लिंग अनुपात भी कहा जाता है। महिला और पुरुषों का जो अनुपात है, उसके अर्थ को समझेंगे सूत्र के रूप में, और उसके बाद देखेंगे हमारे देश में कैसे इसका मापन किया जाता है। ठीक है बच्चों, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। याद रखना बच्चों, लिंग अनुपात किसको प्रदर्शित करता है? लिंग अनुपात महिला और पुरुष के अनुपात को प्रदर्शित करता है कि किस प्रदेश में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और किस प्रदेश में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। तो देखिए, एक सूत्र के रूप में देखते हैं बच्चों, पुरुष जनसंख्या
और उसके बटा में क्या लिखा हुआ, स्त्री जनसंख्या, और गुणा में क्या कर रखा हमने 1000। तो सीधा सा है, कितने पर निकालेंगे हम, देखिए लिंग अनुपात को 1000 पर निकालेंगे बच्चों। अब देखिए यहां पर अर्थ लिखा है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। बच्चों इसका सीधा सा अर्थ है कि 1000 महिलाओं पर या स्त्रियों पर कितने पुरुष निवास करते हैं या कितने पुरुष वहां पर रहते हैं। इस तरह से हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए भारत के अंदर देखिए ये इसके विपरीत है, और विपरीत किस तरह से है, और भारत में लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र देखिए। यहां यदि हम बच्चों सूत्र की बात करें तो यहां ऊपर हमने लिखा है स्त्रियों की संख्या और नीचे लिखा है पुरुषों की संख्या, और गुणा कितने से किया है बच्चों, वही 1000 से। और वैश्विक स्तर पर देखिए हमने ऊपर क्या लिखे थे, पुरुष, और नीचे क्या लिखी थी, महिलाएं। यानी हमारे यहां पर बिल्कुल उसके अपोजिट देखिए हम लिंग अनुपात ज्ञात करते हैं। इसका अर्थ होता है बच्चों प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो भारत में देखिए हम ये किस पर ज्ञात करते हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है। लेकिन वैश्विक स्तर पर आपने देखा कि वहां पर 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद देखिए बच्चों लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। तो देखिए यहां महिलाओं की स्थिति कैसी है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए इसी में लिंग अनुपात के अंदर देखिए जिन प्रदेशों में लिंग भेद अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के कैसे पाया जाता है, प्रतिकूल पाया जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ बच्चों ये है जहां पर महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है वहां पर देखिए महिलाओं की संख्या कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। और देखिए बच्चों इन क्षेत्रों में देखिए जो बड़ी जो समस्या पाई जाती है स्त्री भ्रूण हत्या, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि देखिए प्रसव अवस्था से पहले या हम कहें मां के गर्भ के अंदर ही बच्ची को देखिए मार दिया जाता है, या हम कहें कि विभिन्न प्रकार की जांचों से देखिए लिंग का पता लगा लिया जाता है मशीनों के माध्यम से। अगर वो देखिए स्त्री है तो उसको क्या कर दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। अगर वो देखिए बच्ची जन्म भी ले लेती है तो फिर उसकी देखिए जन्म लेने के बाद भी मृत्यु एक तरह से उसको मार दिया जाता है, उससे कहा जाता है स्त्री शिशु हत्या। तो एक तो देखिए गर्भ में और दूसरा देखिए जन्म लेने पर, इसे क्या नाम दिया गया, शिशु हत्या। और उसके अलावा भी देखिए महिलाओं के साथ देखिए दुर्व्यवहार किया जाता है, वो देखिए स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होती है। तो बच्चों जहां लिंग अनुपात देखिए सही रूप में नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी जहां प्रतिकूल पाया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कितने कारक बताएं, या तो गर्भ में ही बच्चियों को देखिए हत्या कर देना, या जन्म लेने पर उनकी हत्या कर देना, या घरों के अंदर घरेलू हिंसाएं, अर्थात घरों के अंदर भी देखिए कई बार हत्या जैसे केस भी हमें न्यूज़पेपर्स में सुनने को मिलते हैं। आगे देखिए इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। बच्चों ये पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि वो प्रदेश जहां पर लिंग भेद अनियंत्रित पाया जाता है या बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो उसका सबसे बड़ा कारण देखिए हमारे पास आता है हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं और उसके अलावा आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर में आप देखेंगे एक वर्ग होता है उच्च वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग। और आर्थिक में बच्चों ध्यान रखना आय से देखिए इसका अनुमान लगाया जाता है। तो जहां पर सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसा पाया जाता है बच्चों, निम्न पाया जाता है, वहां पर लिंग भेद ज़्यादा मिलेगा, अर्थात अनियंत्रित होता है और वहां महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं होती है बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए बच्चों विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। इसका अर्थ सीधा सा है, देखिए 100 स्त्रियों पर या कह दें 100 महिलाओं पर देखिए कितने पुरुष पाए जाते हैं, 102 पुरुष पाए जाते हैं। ये किसका है, विश्व स्तर का है, यानी प्रति 100 स्त्रियों पर
102 पुरुष, यानी महिलाएं कितनी है 100 और पुरुष कितने हैं 102। तो ये लगभग सा कैसा है बच्चों, समान सा लिंग अनुपात है, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है बताइए बच्चों विश्व स्तर पर लिंगानुपात कितना है, तो आपको लिखना है 100 महिलाओं पर 102 पुरुष रहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया का है। अब ये देखिए लैटविया क्या है, यूरोप का एक देश है बच्चों। कहाँ का देश है ये, यूरोप का देश है, और जिसका नाम क्या है, लैटविया। तो इस तरह से देखिए ये जो रूस का विघटन हुआ उससे बनने वाला देखिए एक देश है जिसे कहा जाता है बाल्टिक कंट्री, यानी बाल्टिक देशों में से एक देश है जिसका नाम है लैटविया। दर्ज किया गया है जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, यानी सीधा सा है। देखिए यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है 100 और पुरुषों की संख्या कितनी है 85, जिसे हम कह दें यानी 85 है। तो सीधा सा है, पुरुष कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए आपने लिंगानुपात देखा, और देखते हैं देखिए इसके विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात। ये परीक्षा के लिए और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक सवाल और पूछा जाता है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लिंग अनुपात, यूरोप का देश लैटविया। फिर आपसे परीक्षा में यदि पूछा जाता है बच्चों सबसे कम लिंग अनुपात कौन से देश में पाया जाता है, तो वो देखिए आपके सामने है एशिया का एक देश, और जिसका नाम क्या है, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ का देश है ये, एशिया। कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। तो देखिए दोनों की बच्चों यदि तुलना करें, यहां 100 महिलाओं पर कितने पुरुष थे 85, और यहां बच्चों देखिए हम बात करते हैं 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है 311। तो आप देखिए दोनों में कितना बड़ा अंतर है। यहाँ लिंगानुपात हम कह सकते हैं सर्वाधिक, और यहाँ लिंगानुपात बच्चों कैसे पाया जाता है, न्यूनतम पाया जाता है। ये याद रखना। और ये लिंग अनुपात देखिए महिलाओं की समाज में स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या होगी और यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या होगी। अब बच्चों देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए और देखते हैं, सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात कैसा पाया जाता है, निम्न पाया जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए आपसे बच्चों कि देखिए न्यूनतम लिंगानुपात कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। उसके बाद देखिए इसमें देशों के भी नाम हैं, चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी कम पाया जाता है, यानी और भी निम्न है। तो देखिए परीक्षा में पूछा जाए निम्न लिंग अनुपात वाले देश कौन से हैं, सबसे ज़्यादा यदि देशों की बात करें तो एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के देश उन देशों में देखिए चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान। यानी अब आप एक अनुमान और लगा सकते हो, भारत के पड़ोसी देशों में ही लिंग अनुपात कम है। उत्तर में आप देखेंगे चाइना है, उसके बाद पश्चिम में देखेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान का पड़ोसी कौन है, अफगानिस्तान। इस तरह से देखिए दूसरी ओर अब देखिए हम देखेंगे ज्यादा लिंगानुपात वाले दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में है। अगर हम दूसरे महाद्वीप पर चलते हैं जिसका नाम है बच्चों विकसित महाद्वीप यानी यूरोप, और यूरोप में जब हम चलते हैं तो देखिए वहां लिंगानुपात की यदि हम बात करें वहाँ बहुत अच्छा पाया जाता है, और वहाँ पर देखिए पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। तो इसलिए एग्जाम में पूछा जाए देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप यूरोप, न्यूनतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप एशिया। अब देखिए यूरोप में भी कौन सा देश है, देखिए जहाँ लिंग अनुपात ज़्यादा पाया जाता है, रूस। कौन सा है, रूस। और रूस से अलग हुए देखिए जितने भी उसके टुकड़े होने के बाद अलग अलग देश बने, और उनमें भी बाल्टिक देशों में लिंग अनुपात क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहाँ
स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। अब एक सवाल और पूछा जाता है, यूरोप के अंदर महिलाओं की संख्या क्यों? अब देखिए, समय के अनुसार ये बदलती रहती हैं, ये एक जैसी नहीं रहती हैं लिंग अनुपात। लेकिन इन्होंने पूछा था कि भूतकाल में, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार वगैरह देखिए और प्रथम विश्व युद्ध, वहाँ स्थितियाँ बनी। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर देखिए पुरुषों ने वहाँ से क्या किया था, उत्प्रवास किया था, जिसके कारण घरों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी और पुरुषों की संख्या कम होगी। इसलिए यहाँ भी लिंगानुपात गड़बड़ हो गया था। देखिए, अब बच्चों आगे चलते हैं और दूसरा संगठन देखते हैं जनसंख्या का। दूसरा संगठन हमने लिया है आयु। आयु को देखिए, हम कई बार अपनी भाषा में क्या कहते थे, उम्र भी कहते हैं। अब आयु संरचना को देखेंगे आयु के अनुसार कि कहाँ हमारी युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध व्यवस्था। तो इस तरह की देखिए अवस्थाओं को हम देखेंगे और आयु के अनुसार देखिए जनसंख्या संगठन को देखिए। अब हम पढ़ते हैं, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो यानी सीधा सा अलग अलग आयु के जो लोग हैं उनको देखिए अलग अलग वर्गों में हम रखते हैं बच्चों। आगे देखिए, 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग और इसके बीच की जनसंख्या, एक तो हमने ये बनाया। दूसरा वर्ग देखिए 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के बीच की जनसंख्या। और तीसरा वर्ग देखिए बच्चों बनाया गया 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या। तो देखिए आयु या उम्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है जनसंख्या को, 3 वर्गों में बांटा गया है। और पहली यदि हम देखते हैं, अगर इसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी, इसको कहा जाता है युवा। यदि युवा लोगों की संख्या ज़्यादा है तो सीधा सा बच्चों अनुमान लगा लेना कि यहाँ इस देश में क्या ज़्यादा होगी, जन्म दर अधिक होगी। जन्म दर क्या होगी, अधिक। अगर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 15 से 59 वर्ग, जिस देश के पास ये वर्ग है तो वहाँ जनसंख्या कैसी ज़्यादा होगी, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी। और इसी जनसंख्या को हम कहते हैं प्रौढ़ जनसंख्या। और ये सारे लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए कौन सी जनसंख्या का भाग ज़्यादा होगा, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी बच्चों। इस तरह से यहाँ जन्म दर अधिक और यहाँ कार्यशील जनसंख्या अधिक। अब आती है देखिए 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या, और इस जनसंख्या को हम नाम देते हैं वृद्ध जनसंख्या कहते हैं इसको। कौन लोग हैं ये, वृद्ध लोग। अब देखिए वृद्ध अवस्था के अंदर बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, तो इसलिए कौन सी सुविधाएं अधिक चाहिए, यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं अधिक चाहिए। तो इसलिए वृद्ध व्यवस्था जिस देश में ज़्यादा होंगे, या हम ये कह दें जिस देश में बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या होगी, वहाँ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। और इस तरह से हम अलग अलग रूपों में जनसंख्या को पढ़ते हैं। किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है 15 से लेकर 59 जो देखिए हमारे पास उम्र है, क्योंकि ये काम करने वाले लोगों की जनसंख्या है और इसी जनसंख्या के ऊपर देखिए देश का विकास निर्भर करता है। तो इन्हीं रूपों को हम देखिए आगे पढ़ते हैं। और देखिए इन्हीं जो आपने जो जनसंख्या देखी है, इसे आयु लिंग पिरामिड के रूप में देखेंगे। आपने पिरामिडों के नाम तो सुने होंगे, तो मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा बच्चों पिरामिड का। और उस पिरामिड के अंदर देखिए 2 चीजें होंगी, एक तो क्या होगी, आयु जो अभी हमने पढ़ी है, अलग अलग देखिए उम्र के लोग। दूसरा देखिए वहां पर क्या होगा, लिंग। लिंग में ये आता है महिला और पुरुष। यानी मैं एक पिरामिड आपको दिखाऊंगा, उसके एक तरफ तो महिला होगी, एक तरफ पुरुष होगा, और एक दिशा में क्या लिखा होगा, आयु वर्ग लिखा होगा। और उसी से पता देखिए हमें इसका लगाना है कि देखिए कौन सी उम्र के लोग उस देश में ज़्यादा निवास करते हैं बच्चों। इस तरह से देखिए हम इसके अंदर पढ़ेंगे आयु लिंग पिरामिड। तो नोट कर लेना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें पिरामिड को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। देखिए बच्चों, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न
आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या। समझ गए होंगे बच्चों कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में महिला और पुरुष की संख्या। तो सीधा सा देखिए, लिंग में हम दो चीज़ों को लेते हैं, एक तो महिला यानी स्त्री और दूसरा क्या लेते हैं हम, पुरुष। और इन दोनों को देखिए हम देखेंगे किसके अनुसार, आयु के अनुसार। तो बच्चों ये कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है पेपर के अंदर। और क्या पूछा जाता है, आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं? वह पिरामिड जिसके अंदर महिला और पुरुषों को अपनी यानी उनकी आयु के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। और देखिए बच्चों, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। अब यहां हम बात करेंगे उस पिरामिड की आकृति कि उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, शुंडाकार है, अंडाकार है, घंटी के आकार की है। जैसा उस देश का पिरामिड बनेगा और वैसा ही देखिए हम आकृति का नाम भी लिखेंगे। आगे बताऊंगा देखिए बच्चों मैं आपको पिरामिड, और 3 तरह के पिरामिड बताऊंगा। एक तो उस देश का जिसकी जनसंख्या में विस्तार हो रहा है, और एक उस देश को लेंगे जिसकी जनसंख्या स्थिर है, और एक ऐसे देश का पिरामिड भी लेंगे जिसकी जनसंख्या में ह्रास हो रहा है। तो देखिए बच्चों आगे देखिए, इसमें प्रत्येक आयु वर्ग में लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां यानी राइट भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। तो ये भी याद रखना कि देखिए लेफ्ट साइड या राइट साइड या दायां या बायां, कौन सी दिशा में पुरुष को प्रदर्शित करेंगे और कौन सी दिशा में महिलाओं को यानी स्त्रियों को प्रदर्शित करेंगे। अब 3 रूप जो मैंने बताए थे बच्चों, वो तीनों रूप मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले देखिए हमारे पास जो रूप आता है वो कौन सा आता है, विस्तारित होती जनसंख्या, यानी जहां की जनसंख्या बढ़ रही हो, जहां जन्म दर क्या हो बच्चों, अधिक हो। तो देखिए त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। और देखिए जैसे अपने यहाँ पर कौन सा देश है, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। यहाँ पर जो हम एक एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, किसका लेंगे, नाइजीरिया का लेंगे। और नाइजीरिया के अंदर देखिए हम देखेंगे आयु और लिंग के अनुसार जनसंख्या। तो यहाँ पर देखिए 3 देश दिखाए गए, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। यहां का पिरामिड की आकृति कैसी होगी बच्चों, त्रिभुजाकार पिरामिड। कैसा पिरामिड होगा, त्रिभुजाकार पिरामिड जो अल्प विकसित देशों के प्रतिरूप को प्रदर्शित करेगा। और यहां पर क्या ज्यादा पाई जाएगी, जन्म दर अधिक पाई जाएगी। और निम्न आयु वर्गों के अंदर जनसंख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए बच्चों मैं आपको वो पिरामिड दिखा रहा हूं यहां पर, और ये पिरामिड किसका है, नाइजीरिया देश का है। ध्यान से देखो बच्चों, इस नाइजीरिया देश के पिरामिड को देखिए आप। यहां पर आप देखेंगे क्या दिखाई गई है, आयु वर्ग, और यहां उम्र दिखाई है 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, और लास्ट में देखिए हमने 85 प्लस यानी 85 से अधिक उम्र के लोग। और नीचे आप देखेंगे यहां पर देखिए बीचों बीच क्या है, 0। यहां से इस 0 से लेकर यहां तक 12 तक देखिए हमने क्या दिखा है, जनसंख्या का प्रतिशत। और इधर देखिए किसको प्रदर्शित किया हमने, पुरुष। और इधर किसको प्रदर्शित किया हमने, स्त्री को प्रदर्शित किया है यानी महिला। तो 2 रूपों के अंदर देखोगे कि एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं। और ये तो क्या हो गए, लिंग के आधार पर, और दूसरा आयु के आधार पर एक क्या बना हुआ है, पिरामिड बना हुआ है बच्चों। अब आप देखिए 0 से 4 वर्ष के जब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पुरुषों की संख्या देखिए, और इधर आप देखेंगे महिलाओं की संख्या। दोनों की संख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसका मतलब सीधा सा क्या है बच्चों, जन्म दर क्या है, अधिक है। जैसे जैसे उम्र देखिए बढ़ती जाती है और महिला और पुरुषों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और देखिए यहां पर आगे जैसे ही हम चलते हैं तो यानी हम यहां देखें
ये कह सकते हैं 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या अत्यधिक कम होती चली जाती है। और यहाँ जो चित्र बनता है, ये चित्र बनता है त्रिभुजाकार। इसको क्या कहा जाता है? इस पिरामिड को त्रिभुजाकार पिरामिड कहा जाता है। इसकी आकृति लगभग कैसी है? त्रिभुज के जैसी। और त्रिभुज जैसे पिरामिड आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों। क्या पूछा जा सकता है? त्रिभुजाकार पिरामिड कैसे देशों का होता है? उन देशों का होता है जहां जन्म दर अधिक पाई जाती है। और दूसरा देखिए, हम ये भी कह सकते हैं ऐसे देश जहां सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। और भी बच्चों देखिए, हम यदि एग्जाम्पल देखें तो जैसे नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। तो इस तरह से अब हम देखेंगे दूसरा रूप। देखिए, और दूसरा जो पिरामिड देखिए हमारे पास आता है, जिसे हम देते हैं नंबर 2। और ये कौन सा? स्थिर जनसंख्या का पिरामिड देखेंगे बच्चों, जहां पर जनसंख्या कैसी है? स्थिर है। तो देखिए यहां एग्जाम्पल लिया हमने कौन से देश का? ऑस्ट्रेलिया का लिया है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। तो यहां देखिए हम बेल शेप में देखेंगे यहां पर, और ये घंटी के आकार का क्या होगा? पिरामिड होगा, जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। कैसा होता जाता है? शीर्ष का मतलब होता है शिखर की ओर। कैसा होता जाता है बच्चों? शुंडाकार होता जाता है। और देखिए बच्चों, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है। इसीलिए तो देखिए जनसंख्या का आकार कैसा है? स्थिर है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? लगभग समान पाई जाती है बच्चों, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो बच्चों देखिए, अब मैं इनका पिरामिड दिखा रहा हूं आपको। और इस पिरामिड में और पहले जो नाइजीरिया का पिरामिड देखा था, क्या दोनों चित्र एक जैसे नजर आते हैं? क्या नहीं आते हैं दोनों चित्र। इस चित्र को आप देखोगे तो ये चित्र आपको कैसा दिखाई दे रहा है? घंटी के आकार का। जिस तरह से देखिए बेल शेप किसकी तरह दिखाई दे रहा है? हमें घंटी की तरह दिखाई देता है। और उसी पिरामिड को क्या कहा जाता है? यहां पर स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। तो देखिए उसी तरह इधर किसको दिखाया गया? पुरुषों को। इधर किसको दिखाया गया बच्चों? स्त्री यानी महिला को। और उसी तरह से देखिए यहाँ 0 और इधर देखिए पुरुषों का प्रतिशत और इधर महिलाओं का प्रतिशत। और यहाँ क्या दिखाया गया बच्चों? आयु वर्ग। जैसे पिछले पिरामिड में देखा था, यहाँ पर देखिए जन्म दर अत्यधिक थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखिए 0 से 4 वर्ष के बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम पाई जाती है। तो यहाँ देखिए सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? इस आयु वर्ग में पाई जाती है। और इस आयु वर्ग को बच्चों क्या कहा जाता? प्रौढ़। कौन सी जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पर? प्रौढ़ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और एक चीज़ और भी देखेंगे, पुरुष और महिलाओं का अनुपात भी लगभग कैसा होता है बच्चों? यहाँ समान पाया जाता है। तो ये कौन से देश का पिरामिड है? ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है बच्चों। अब आगे चलते हैं, तीसरे रूप में देखते हैं। और तीसरे रूप के अंदर देखिए हमारे पास जो पिरामिड आता है ह्रासमान जनसंख्या। इसका मतलब सीधा सा होता है जिसकी जनसंख्या क्या हो रही हो? घट रही हो। जनसंख्या में क्या हो रही हो? कमी हो रही हो। उस देश के पिरामिड को भी देखिए बच्चों हम देखेंगे। और यहाँ पर जो देश देखिए कौन सा आता है हमारे पास? जापान। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष। तो देखिए इसका शीर्ष भी कैसा है? शुंडाकार शीर्ष है। निम्न जन्म और मृत्यु दरों के कारण यहाँ देखिए शुरुआत में नाइजीरिया में बच्चों आपने देखा जन्म दर सर्वाधिक। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि जहां जन्म दर और मृत्यु दर कैसी थी? बराबर। और यहां जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? कम पाई जाती है, यानी निम्न पाई जाती हैं। जन्म भी कम है और मृत्यु भी कम है। सीधा सा है, मृत्यु कम होने का कारण क्या हो सकता है? यानी चिकित्सा सुविधाएं यहाँ अधिक है। यहाँ बुजुर्ग देखिए ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनको चिकित्सा सुविधाएं मिलने के कारण उनकी आयु क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। और जापान की तो वैसे भी देखिए जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्र के लोग देखिए यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं जापान में। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा कैसी होती है? या तो शून्य होगी या कैसी होगी बच्चों? ऋणात्मक। अब तैयार हो जाइए इसका भी पिरामिड देखने के लिए। और देखिए बच्चों, क्या पहले मैंने आपको पूर्व में 2 प्रकार के पिरामिड दिखाए, क्या वैसा पिरामिड है ये?
नहीं है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी वही चीज़ें देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आयु देखते हैं, और इधर किसको प्रदर्शित किया गया? पुरुष। और यहाँ किसको प्रदर्शित किया गया बच्चों? स्त्री यानी महिला को। और यहाँ पर देखिए जनसंख्या, और इधर देखेंगे हम 0 से यहाँ तक पुरुषों का प्रतिशत, और यहाँ देखेंगे हम महिलाओं का प्रतिशत। इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ जो पिरामिड बना है वो कैसा है? शुंडाकार पिरामिड बना हुआ है। इस तरह से इस पिरामिड को देखिए, उन दोनों पिरामिडों से बिल्कुल अलग है। तो इसमें देखिए, यदि हम देखते हैं जन्म दर और मृत्यु दर अत्यधिक क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और नीचे देखिए, यहाँ जो जन्म है इधर पुरुष और इधर महिलाओं का, यहाँ लगभग कैसा पाया जाता है? समान सा बना रहता है। और इस पिरामिड के अंदर यदि आप देखेंगे, जो देखिए अधिक उम्र के लोग हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और यहाँ भी जनसंख्या कौन सी ज़्यादा है? प्रौढ़ अवस्था में अधिक पाई जाती है। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा आयु लिंग पिरामिड, और इसमें किन किन का अध्ययन किया? एक तो लिंगानुपात को देखा हमने, दूसरा ये लिंगानुपात किसके अनुसार देखा बच्चों? हमने आयु के अनुसार। आयु के अनुसार देखिए, यहां आप देखेंगे पुरुष बिल्कुल 0 हैं और यहां महिलाएं हैं। तो इसका मतलब बुजुर्ग अवस्था में यहां महिलाओं की संख्या क्या है? अधिक है, और पुरुषों की संख्या कम है। ऐसे देखिए हम अनुमान लगा सकते हैं दोनों में कि लिंगानुपात देखिए किसका ज्यादा है और कहां कम है। तो कितने देश पढ़े हमने? एक नाइजीरिया, एक ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? जापान। और तीनों को देखिए हमने क्या देखा? यहां पर पिरामिड देखा। नाइजीरिया का बच्चों फिर याद दिला रहा हूं, पिरामिड का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। उसके बाद देखिए दूसरा ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड घंटी के आकार का। तीसरा पिरामिड जापान का पिरामिड शुंडाकार आकृति का। देखिए इस तरह से हमने ये पिरामिड देखे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे देखिए संगठन को पढ़ते हैं, और हमारे पास आता है ग्रामीण नगरीय संगठन। अब हम जनसंख्या के कौन से संगठन को देखेंगे? गांवों के अंदर और शहरों के अंदर देखिए जो हमारी जनसंख्या निवास करती है। देखिए बच्चों, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। तो हम देखिए निवास स्थान के आधार पर भी जनसंख्या को क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जनसंख्या और शहरों में रहने वाली जनसंख्या। और देखिए बच्चों, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण जनसंख्या का परिवेश अलग है और शहरी जनसंख्या का परिवेश अलग है। इनकी साक्षरताएं अलग हैं। दोनों का लिंग अनुपात देखिए बिल्कुल अलग पाया जाता है। दोनों के व्यवसाय भी अलग अलग पाए जाते हैं। और इसी बात का अध्ययन हम करते हैं किसमें? ग्रामीण नगरीय संगठन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र। अब देखिए इन क्षेत्रों के आधार पर अपनी पुस्तक में बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं जहां से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो तैयार हो जाइए उस चीज के लिए। ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। अब देखिए परीक्षा में पूछा जाए ग्रामीण देखिए क्षेत्र की पहचान क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाओं के अंदर क्या आता है? कृषि करना। सबसे बड़ा क्या आता है अपने इसमें? कृषि। उसके बाद देखिए पशुपालन। ये कौन सी क्रियाएं हैं? ये देखिए हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। और ये क्रियाएं हमें कहाँ देखने को मिलती है? शहरों में या गांवों में बच्चों? ये क्रियाएं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ग्रामीण परिवेश में। तो ये पहचान है बच्चों। और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। यानी प्राथमिक क्रियाओं को छोड़कर अन्य क्रियाएं जो देखिए मानव द्वारा की जाती हैं वो किस में आ जाएंगी? शहरी क्षेत्रों में। जैसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं। और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में आप देखिए चिकित्सा, बैंक, डाक, यानी विभिन्न प्रकार के जो पेशे हैं वो अपने किस में आ जाते हैं? गैर प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। और वो सारे कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? शहरों के अंदर मिलेंगे बच्चों।
आगे देखिए बच्चों, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। याद रखना बच्चों, भारत में अपोजिट है। भारत के अंदर देखिए, अगर हम देखते हैं तो अलग स्थिति पाई जाती है, लेकिन हम ये जो स्थिति कहां की देख रहे हैं, पश्चिमी देश। पश्चिमी देश का मतलब होता है यूरोपीय, विशेषकर किसको कहा जाता है, जो भारत के पश्चिम में हैं, यानी यूरोपीय कंट्रीज की यदि हम बात करें तो वहां पर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसकी संख्या अधिक मिलेगी, पुरुषों की, क्योंकि कृषि का कार्य कैसा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए पुरुष वहां पर कृषि कार्य करते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पश्चिमी देशों में यदि आपसे पूछा जाए, शहरों में स्त्रियों की संख्या अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। और देखिए ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में, जिनको देखिए हम पढ़कर जानेंगे कि किस तरह से देखिए पूरी दुनिया के अंदर ग्रामीण और शहरी और उसमें भी लिंग अनुपात में कितना अंतर पाया जाता है। तो देखिए नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये देश कहाँ के हैं, एशिया के हैं। मैंने पहले ही कहा था बच्चों, भारत और भारत के पड़ोसी देशों में स्थिति कैसी पाई जाती है, विपरीत पाई जाती है। और देखिए बच्चों, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता पाई जाती है। अब परीक्षा में पूछा जाए पश्चिमी देशों के अंदर शहरों में महिलाएं अधिक क्यों रहती हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा बच्चों, उसका होगा रोजगार के अवसरों की अधिकताएं, क्योंकि महिलाएं विभिन्न प्रकार के रोजगार कर सकती हैं और उनके अवसर उपलब्ध कहां होते हैं, शहरों के अंदर होते हैं। महिलाओं को ग्रामीण परिवेश में रोजगारों के अवसर कम मिलते हैं। कौन से देशों में, पश्चिमी देशों में। इसलिए महिलाएं अधिक कहाँ रहती हैं, शहरों के अंदर रहती हैं। और देखिए बच्चों, इसके बाद अगला हम देखते हैं, कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। तो देखिए बच्चों, पश्चिमी देशों के अंदर जो कृषि की जाती है वो कृषि किससे की जाती है, मशीनों से। और मशीनों पर कार्य देखिए, क्योंकि ये हार्ड वर्क होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। इसीलिए ग्रामीण परिवेश में कृषि का कार्य कौन देखते हैं, पुरुषों द्वारा। और शहरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को यदि हम देखें कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं बच्चों हम, वेरी गुड, पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं हम। आगे देखिए बच्चों, इसके विपरीत एशिया, एशिया में बिल्कुल अलग है पश्चिमी देशों से, के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान। अब देखिए एशिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, शहरों के अंदर पुरुष अधिक पाए जाते हैं और गांवों में महिलाएं अधिक पाई जाती हैं। तो देखिए प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। अब यहाँ यदि हम बात करें कि एशिया के अंदर, यहाँ देखिए लोग किसके कारण ज़्यादा रहते हैं, शहरों में प्रवास के कारण। और देखिए बच्चों, भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है। और आप अपने ग्रामीण परिवेश को तो देखते ही हो, भारत के अंदर आपको कई बार देखिए अखबारों में ऐसे न्यूज भी बच्चों मिलती है कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी कृषि कार्यों में लगी रहती हैं। घर के कार्यों के साथ साथ वो पशुपालन में, फसलों को उगाने, काटने से संबंधित सभी कार्यों में देखिए पुरुषों के साथ लगी रहती हैं। ये स्थिति कहाँ की है, भारत की। और आगे देखते हैं, देखिए बच्चों, नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांवों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकती है। इसका अर्थ यह है कि भारत जैसे देशों के अंदर पुरुष लोग ही कहां पर देखिए प्रवास करते हैं। प्रवास का मतलब स्थानांतरण, कहां पर जाते हैं, शहरों की ओर जाते हैं। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाए, भारत जैसे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं शहरों की ओर कम क्यों जाती हैं, तो उसके कारण कौन कौन से कम क्यों जाती है। एक तो देखिए शहरों में आवास, घर बहुत छोटे छोटे होते हैं या फिर मिलते ही नहीं है देखिए आवास। दूसरा देखिए रहन सहन की उच्च लागत, यानी यहाँ पर लागत बहुत ज़्यादा होती है शहरों में रहने के लिए।
और तीसरा कारण देखिए, रोजगार के अवसरों की कमी, महिलाओं के लिए शहरों में रोजगार कम विकसित हैं, देखिए यहाँ पर। और उसके बाद देखिए सुरक्षा की कमी, और महिलाएं शहरों में आकर थोड़ी सी देखिए अपने आप को सुरक्षित महसूस भी नहीं करती, क्योंकि अजनबी होते हैं वहाँ पर उसके लिए, और ग्रामीण परिवेश में सब उसके क्या होते हैं, परिचित लोग होते हैं, तो इसलिए उसको शहरों के अंदर सुरक्षा महसूस नहीं होती, यानी हम कह सकते हैं असुरक्षित महसूस करती है वो अपने आप को। अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं और अब जनसंख्या का नया संगठन देखते हैं, और नया आता है हमारे पास साक्षरता। क्या आता है बच्चों? साक्षरता। और साक्षरता की बच्चों बात करें, भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। देखिए बच्चों, जब देखिए साक्षरता के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो कितनी उम्र के बच्चे को साक्षर माना जाए? 5 वर्ष के बच्चे को, 4 वर्ष के बच्चे को, 7 वर्ष के बच्चे को, 8 वर्ष के बच्चे को? याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में देखिए जब साक्षरता का हम अनुमान लगाते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी मानी गई है? 7 वर्ष से अधिक। ये याद रखना बच्चों, 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को हम देखिए साक्षर या निरक्षर घोषित करते हैं। अर्थात साक्षरता की गणना कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से। और साक्षर किसको माना गया है? या लिखा हुआ है जो पढ़ लिख सकता है और छोटी छोटी गणितीय क्या कर सकता है? परिकलन कर सकता है, गणनाएं कर सकता है, उसको क्या माना जाता है? साक्षरता। अब देखिए साक्षरता के अंदर ग्रामीण परिवेश की साक्षरता बच्चों अलग होती है, शहरी परिवेश की अलग होती है। और देखिए बच्चों, साक्षरता के अंदर साक्षरता में महिलाओं की अलग होती है और पुरुषों की अलग होती है। इस तरह से हम साक्षरता के अंदर भी बहुत सारे तथ्यों को समावेश करते हैं। देखिए, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। यह चीज पूछी जा सकती है। साक्षरता उस देश के किसको प्रदर्शित करती है? सामाजिक और आर्थिक विकास को। किसका सूचक है? सामाजिक और आर्थिक विकास। आगे देखिए, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। देखिए, जहां साक्षरता दर ज़्यादा है, सीधा सा है, वहां पर संपन्नताएं भी अधिक होंगी, क्योंकि व्यक्ति देखिए अपने रहन सहन में, विचारों में और इनमें सब चीज़ों में, अपने व्यवसायों में, अपनी देखिए स्टेटस में, इन सब में क्या ले आता है? परिवर्तन लेके आता है। और इसी से पता लगता है जिस देश की साक्षरता अधिक वहाँ संपन्नता अधिक, या हम कह देते वहाँ विकसित ज़्यादा होगा। तो सीधा सा संबंध किससे हो गया? साक्षरता से हो गया। अब अगला रूप देखते हैं, देखिए बच्चों, जनसंख्या का संगठन के रूप में, और वो आता है हमारे यहाँ पर व्यावसायिक संरचना, यानी मानव द्वारा अनेक क्रियाएं की जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ प्रकार की क्रियाएं, और इन्हीं को कहा जाता है मानव के व्यवसाय। तो देखिए बच्चों, कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या कौन सी थी? 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष। तो कार्यशील जनसंख्या कृषि, वानिकी, मत्स्यन, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन, सेवाएं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। यानी मानव द्वारा अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, और उन क्रियाओं को हम कितने भागों में बांटते हैं, या मानव के व्यवसायों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नंबर 1, प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाएं देखिए कौन कौन सी हैं अपने पास? कृषि, वानिकी, मत्स्य और उसके अलावा खनन। तो सीधा सा है कि यहाँ पर हम देखिए कृषि करना, उसके बाद देखिए वनों के अंदर देखिए वानिकी, चाहे हमारा वृक्षारोपण हो, वनों से कंद मूल फल इकट्ठे करना हो या लकड़ी काटना हो, और उसके अलावा देखिए मछली पालन, और फिर उसके बाद देखिए खनन। तो खनन को किसमें शामिल किया गया है? प्राथमिक व्यवसाय में। अब आता है द्वितीय व्यवसाय बच्चों, और द्वितीय व्यवसाय में देखिए आता है अपना विनिर्माण।
अर्थात प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाओं से जो चीज हमें मिली है उसका पुनः उत्पादन करना। जैसे कृषि से हमें बच्चों क्या मिला? गेहूं। क्या मिला? गेहूं। और गेहूं से देखिए हमने क्या बना दिया? बिस्किट बना दिए। अब बिस्किट क्या है? विनिर्माण में आ जाता है यहां पर। अर्थात यहां पर जो गेहूं, जो कच्चा माल था, जो प्राथमिक क्रियाओं से आया और उसी से देखिए हमने क्या बना दी? द्वितीय क्रियाएं, उससे बिस्किट बनाना और भी विभिन्न प्रकार के देखिए रूप बना दिए जाते हैं गेहूं से। तो ये क्या कहलाते हैं? विनिर्माण। यानी हम कह सकते हैं बच्चों उद्योग धंधे। हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर? उद्योग धंधे हम देखिए बच्चों इसमें कह सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद आता है तृतीय क्रिया, और तीसरी क्रिया के अंदर देखिए क्या आता है बच्चों? व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं। क्या क्या आती हैं अपने इसके अंदर? तृतीय व्यवसाय में व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं, जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। फिर आता है बच्चों चतुर्थ क्रिया, अंतिम क्रिया देखिए, यानी मानव की चौथी गतिविधि, और यहां अनुसंधान और सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, और वैचारिक विकास से जुड़े कार्य, जो विचारधाराओं को देखिए क्या करते हो? मानव की विकसित करते हो, वो किस में आते हैं? उच्च व्यवसाय। और उच्च व्यवसाय को हम क्या कहते हैं? चतुर्थक क्रियाएं कहा जाता है। इस तरह से देखिए बच्चों आज जो हमने पढ़ा और हमारा पूरा चैप्टर देखिए कंप्लीट हो जाता है। और इसमें देखिए हमने पढ़ा जनसंख्या का संगठन, अर्थात जनसंख्या के विभिन्न रूप, गांवों में, शहरों में, महिला, पुरुष, बच्चे, और उसके अलावा वृद्ध व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के पिरामिड, और सारी चीज़ों को बच्चों एक बार आपको रिवाइज करना है। और जो मैंने देखिए प्रारंभ से पढ़ाया था उन्हें क्रम से आपको नोट भी करना है और लिखना भी है, और तभी आप देखिए इसके अभ्यास प्रश्नों को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो बच्चों। तो आज जो हमने पढ़ा था वो चैप्टर कौन सा था? हमारा अध्याय 3। और फिर इसके बाद अगले वीडियो के अंदर बच्चों हम देखेंगे इनके अभ्यास प्रश्न। तब तक के लिए बच्चों आप सभी को धन्यवाद।